बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नेपाल का अनसुना सच। दरअसल नेपाल में किस तरीके के हालात हैं किसी से भी छिपे नहीं है। नेपाल में किस तरीके का माहौल है किसी से छिपा नहीं है। दक्षिण एशिया में जनता के आक्रोश की सुनामी में सत्ता पर कब्जा करने वाले नेताओं की सियासत लगातार बहती नजर आ रही है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में भी सरकार का तख्ता पलट हो गया। पिछले 2 वर्षों में दक्षिण एशिया के 3 अहम देश, जिनमें श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनी जो लगातार जारी है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसी लहर इनकी चलती है जिसने ना सिर्फ सड़कों को हिंसा और आक्रोश के साथ भर दिया, बल्कि सत्ताधारी नेतृत्व की गद्दियां भी उखाड़ फेंकी। आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और युवाओं में हताशा को नजरअंदाज करना दशकों में सत्ता में जमे नेताओं के शासन को उखाड़ फेंका। रिपोर्ट देखिए और समझिए। श्रीलंका, बांग्लादेश, अब नेपाल। जेन जी के आगे सब लाचार। डरे पीएम ओली का इस्तीफा। आग तोड़फोड़, भीषण बवाल। बालेंद्र शाह और सुदान गुरुंग। नेपाली क्रांति के युवा स्तंभ। कहावत है कि जवानी के पीछे जमाना चलता है। इस कहावत को हम मौजूदा समय में श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद नेपाल में चरितार्थ होते देख रहे हैं। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन ने अब तख्ता पलट की आशंका को बढ़ा दिया है। हिंसक प्रदर्शनों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। इसके अलावा पीएम ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की।
ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया, और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं, हमारा जिंजी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए और राष्ट्रपति हमारा उसी से चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीटा। वहीं वित्त मंत्री विष्णु पोडोल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ा के पीटा। इस बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उन्हें सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर ले गई। इस हिंसा में अब तक 19 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे नेपाल में संसद भवन में पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोरे मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के निजी आवासों को भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि ओली सरकार ने प्रदर्शन के विशाल और हिंसक होने के बाद सोशल मीडिया से बैन वापस लेने का फैसला लिया था। बावजूद इसके युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा ये नेपाल में जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपी ओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए। They just wanted to kill. They literally shot the kid in the head. That's like so devastating. We just want a stable government. That's all. ओली के अलावा अब तक सरकार के गृह, कृषि और स्वास्थ्य मंत्री समेत 5 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इसी के साथ भारी दबाव के बीच नेपाल में गठबंधन सरकार टूटने का खतरा बढ़ गया है। देश में जुलाई 2024 से 88 सीटों वाले शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और 79 सीटों वाली केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल मिलकर सरकार चला रही है। बता दें, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी केपी शर्मा ओली के दफ्तर में घुस गए थे, जिसके बाद ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ओली ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंप दी है। ओली के 4 कैबिनेट मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। उन्नीस प्रदर्शनकारियों की मौत से गुस्साई भीड़ ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निजी आवास फूंक दिए और मंत्रियों को उनके घर में ही बंधक बना डाला, जिसके बाद उन्हें चॉपर से रेस्क्यू किया गया। पड़ोसी देश नेपाल में सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से शुरू हुई विद्रोह की चिंगारी अब पूरे नेपाल में दहक रही है। स्थिति यह है कि नेपाल के तमाम इलाकों में नई पीढ़ी के युवा हाथों में पत्थर और लाठी डंडे लेकर घूम रहे हैं। उन्हें नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए हैं। उन्होंने संसद भवन में घुसकर इसमें आग लगा दी और बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हाई प्रोफाइल लोगों के घरों में तोड़फोड़ की है। इस बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 20 से ज्यादा सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। विपक्षी दलों की मांग है कि संसद भंग करके नेपाल में फिर से चुनाव कराए जाएं। बता दें, नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया ऐप्स को रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिया और एक हफ्ते बाद सभी ऐप्स पर बैन लगा दिए गए। इस बैन के खिलाफ हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। नेपाल की संसद पर हमला बोल दिया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं।
नेपाल से सामने आ रही हिंसा की तस्वीरें देखने के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि ये हंगामा क्या है, सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के लिए या फिर जेनजी यानी 1997-2012 के बीच जन्मे युवाओं के इस प्रदर्शन के पीछे कोई और वजह है। I'm not feeling good. So I want right now the president dissolve this government, and I want to lead this. I will take a responsible of this movement from right now, and I will call all the GNG guys who are in the field. They are the leader. हालांकि इस विरोध क्रांति का अभी तक किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को नेपाली युवाओं ने सरकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले और युवाओं को देश दुनिया के साथ संवाद स्थापित कर सकने से रोकने के तौर पर लिया। इसके लिए युवाओं ने आंदोलन चलाने की योजना बनाई। आंदोलन के लिए हम नेपाल संगठन ने सरकार से काठमांडू में प्रदर्शन की अनुमति मांगी और सरकार ने इसके लिए अनुमति भी दे दी। सरकार का आकलन था कि आंदोलन सामान्य ही होगा, उसको इतनी अधिक संख्या में युवाओं के सड़क पर उतरने का अंदेशा नहीं था। युवा न केवल सड़क पर उतरे, उन्होंने पुलिस के साथ टकराव लेना शुरू किया। काठमांडू में प्रदर्शन के बाद ये आंदोलन दूसरे शहरों में भी फैलना शुरू हो गया। इसके लिए युवाओं ने आंदोलन चलाने की योजना बनाई। आंदोलन के लिए हम नेपाल संगठन ने सरकार से काठमांडू में प्रदर्शन की अनुमति मांगी और सरकार ने इसके लिए अनुमति भी दी। सरकार का आकलन था कि आंदोलन सामान्य ही होगा, उसको इतनी अधिक संख्या में युवाओं के सड़क पर उतरने का अंदेशा नहीं था। युवा न केवल सड़क पर उतरे, उन्होंने पुलिस के साथ टकराव लेना शुरू किया। नेपाल में सभी स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है। ये जनरेशन जेड, जिसको आप नई जनरेशन कहते हो, बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया, करप्शन को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर। फिर वहाँ पे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो सारे के सारे नेपाल को छोड़ के बाकी देशों में जाना चाहते हैं। नेपाल का फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हो गया है और वहाँ करप्शन इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि किसी भी प्रोजेक्ट जो है, उनकी सरकार जो है मिली जुली सरकार है 7 पार्टी की, सारे के सारे जो प्राइम मिनिस्टर है सारे करप्ट हैं। काठमांडू में प्रदर्शन के बाद ये आंदोलन दूसरे शहरों में भी फैलना शुरू हो गया। कोविड में खराब हुई आर्थिक स्थिति में उसके बाद कोई भी सुधार नहीं हुआ। युवाओं का लगातार विदेशों में पलायन होता रहा। अकुशल मजदूरों के साथ विदेशों में होने वाले अमानवीय व्यवहार को लेकर कहीं न कहीं एक परेशानी नेपाली समाज में थी। महंगाई और बेरोजगारी ने युवाओं को और बेचैन किया। सबसे बड़ी समस्या ये रही कि नेपाल के 3 बड़े राजनीतिक दल, माओवादी, नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल की समस्याओं को सुलझाने की बजाय सत्ता की कुर्सी की दौड़ में शामिल हो गए। युवाओं ने राजनीतिक दलों को इस असंतोष को कई तरह से बताने का प्रयास किया। नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है, ये गुलाम नहीं है और उनका देश में करके काम नहीं करते हैं। यही देश में पसीना बगाता है, खून बगाता है और जिंदगी के ये सब लोग के हम इस देश के निर्माण में आगे बढ़ता है। ये नेता के अब हम लोग सहभागी भी होने नहीं देंगे। ये लोग का पार्टी भी हम नहीं मानते हैं। हमारा देश का पार्टी जिंदगी पार्टी होता है और उसमें हमारा भाई बहनी सब काम करता है। नेपाल में युवाओं की विद्रोह क्रांति के बीच सोशल मीडिया पर एक ही नाम की खूब चर्चा हो रही है, वो है मेयर बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग प्यार से बालेन कहते हैं। नेपाल में तमाम सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक के पोस्ट बालेन के समर्थन से अटे पड़े हैं, जिसमें लोग मेयर बालेन से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। जैन जी अपनी टाइमलाइन पर प्रिय बालेन अभी नहीं तो फिर कभी नहीं लिखकर उन्हें एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और देश को नई दिशा देने की गुजारिश कर रहे हैं।
दरअसल इन सभी का मानना है कि नेपाल की 3 प्रमुख पारंपरिक पार्टियों के नेताओं ने देश को निराशा के गर्त में धकेला है। इसलिए अब वो समय है कि बालेन जैसे युवा और ईमानदार नेता सामने आए और देश की तरक्की की राह को खोले। बता दें, बालेन शाह एक सिविल इंजीनियर, रैपर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं, जिन्होंने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत का इतिहास रचा था। उनकी इस जीत ने ये साबित किया कि पारंपरिक राजनीतिक दलों के बिना भी जनता का भरोसा जीता जा सकता है। बालेन ने अपने कार्यकाल में काठमांडू में कई बड़े सुधार किए, जैसे सड़कों की सफाई, फुटपाथों को साफ सुथरा बनाना, सरकारी स्कूलों की निगरानी को बेहतर करना और टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसना। 2015 में मोनर्की को हटा दिया था, नई कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए थे और लोगों को लगता था कि नई कॉन्स्टिट्यूशन से उनको बड़ा फायदा होगा, नेपाल जो डेमोक्रेटिक बन जाएगा। वो कह रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं हुआ, करप्शन और बढ़ गई है, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन हो रही है और वो चाहते हैं कि वंस अगेन मोनर्की को दोबारा कायम किया जाए। ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर आज आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन इवेंचुअली क्या रुख लेता है किसी को नहीं पता। इसी के साथ ही नेपाल की हालिया विरोध क्रांति में दूसरा अहम नाम 36 वर्षीय सुदान गुरुङ का भी है। सुदान गुरुङ युवाओं के नेतृत्व वाले गैर सरकारी संगठन हामी नेपाल के अध्यक्ष हैं। एक पूर्व इंस्टाग्राम पोस्ट में गुरुङ ने कहा था कि उनके समूह ने औपचारिक रूप से रैलियां आयोजित करने की अनुमति मांगी थी और छात्रों से स्कूल यूनिफॉर्म पहनने और किताबें साथ रखने की अपील की थी, जिससे ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक बन जाए। ब्लैकआउट से पहले हामी नेपाल ने विरोध प्रदर्शन के मार्गों और सुरक्षा दिशा निर्देशों को साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सक्रिय रूप से उपयोग किया था। गुरुङ 2015 के भूकंप में अपने बच्चे को खोने के बाद नागरिक सक्रियता की ओर मुड़ गए। इस अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें आपदा राहत और युवा लामबंदी के लिए प्रेरित किया। समय के साथ उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाले कई अभियानों का नेतृत्व किया। घोपा कैंप विरोध प्रदर्शन भी शामिल है। आज उन्हें एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने जेन जी की डिजिटल युग की कुंठाओं को संगठित विरोध में बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। Yes, sir.